जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपने सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं में आता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। कौन सा है दोस्तों? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि एक पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है जिसमें भैया 15 जो स्टूडेंट्स है वो बॉयज़ है। ठीक है, और 30 जो स्टूडेंट्स है वो कौन है? गर्ल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर होता ऐसा है कि कक्षा टीचर आता है। ठीक है, क्लास टीचर आता है आपका, और किसी एक लड़के को भैया यहाँ पर बना देता है मॉनिटर। क्या बना देता है? मॉनिटर किसी एक लड़के को। ठीक है, अब वह जो लड़का है, वह लड़का सबसे ज़्यादा फोकस किन पर करेगा? केवल बॉयज़ पर। और वंचित कौन रह जाएगा? लाभान्वित योजनाओं से वंचित कौन रह जाएगा? गर्ल्स। अब एक केवल एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है? नुकसान होना है, सत्ता की साझेदारी होना बहुत ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे आज हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स है हमारे सामने, ऐसे कि सत्ता की साझेदारी में दो देश है, एक तो है बेल्जियम और एक है आपका श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है श्रीलंका को। किसको हुआ है? श्रीलंका को। ठीक है, लेकिन इसी श्रीलंका से भैया अक्ल लेकर अपनी जो शासन व्यवस्था है, यानी कि सत्ता की साझेदारी को किसने सही तरीके से चलाया? बेल्जियम ने चलाया। किसने चलाया? बेल्जियम ने चलाया। ठीक है, अब देखिए कि होता क्या है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेल्जियम के बारे में। ठीक है, बेल्जियम यह एक यूरोप का एक देश है। ठीक है ना, यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। कौन सी है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में ही यूरोपीय संगठन का मुख्यालय है। किसका? यूरोपीय संगठन का मुख्यालय। ठीक है ना, यूरोपीय संगठन का इसका यहाँ पर क्या है? मुख्यालय है। इतना आपको याद रहेगा। अब यहाँ की जातीय बनावट देखो, जातीय बनावट किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, भाषा की हो सकती है, कपड़ा की हो सकती है, भाषा की हो सकती है, या फिर जो समाज में जो चलती है कि भैया ये इस समाज का, वो उस समाज का, वह भी जातीय बनावट हो सकती है। अब यहाँ पर हम भाषा से समझेंगे कि देखो, जो सबसे ज़्यादा, मैंने आपको क्या कहा कि ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है? सॉरी, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है ना, यहाँ पर यूरोपीय मुख्यालय भी है। और यहाँ की जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जो है वो है 59%। कौन? डच है। कौन है दोस्तों? डच है। ठीक है, 40% जो है वह फ्रेंच है। कौन है? फ्रेंच। अब जो डच है ना, वो फ्लेमिश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश। और जो वेलोनिया में रहते हैं वो है फ्रेंच। अब इसका उल्टा आपको दिखेगा कहाँ पर? ब्रुसेल्स में, जो कि भैया राजधानी आपकी बेल्जियम की। यहाँ पर जो फ्रेंच है 80% है। कितने हैं? फ्रेंच 80% है। मैं दूसरे से लिख देता हूं तो आपको क्या है, देखिए यहां पर जो है फ्रेंच 80% है। कहां पर? ब्रुसेल्स में। और जो डच है वह कितने परसेंट है? 20% है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या के मुकाबले देखा जाए शक्तिशाली अगर कोई है तो वो है भैया आपके डच। ठीक है, लेकिन समृद्धि, ताकतवर, पैसों के मामले में अगर देखा जाए तो फ्रेंच सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। इतना दोस्तों आपको क्लियर हो गया। अब जो 1% जो है वह है जर्मन भाषी लोग। कौन है? जर्मन भाषी लोग। यानी कि हम जो समझ रहे हैं वो जातीय बनावट जो है भाषा के आधार पर हम समझ रहे हैं। किसके हिसाब से हम समझ रहे हैं? भाषा के आधार पर हम समझ रहे हैं। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका बेल्जियम है, बेल्जियम 4 देशों से सीमा बनाता है। कितने देशों से सीमा बनाता है? 4। कौन कौन से? आपका फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। कौन सा है दोस्तों? आपका फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इतना क्लियर है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ तक तो आपने जो इसका बेसिक तौर पर जो बेल्जियम क्या है वह आपने समझ लिया। अब ऐसे ही समझ लीजिए आप श्रीलंका को। हम फिर बाद में देखेंगे कि आखिर सत्ता की साझेदारी है क्या, समझेंगे इसमें सही क्या है, गलत क्या है।
बेल्जियम को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, श्रीलंका को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, वो हम आगे समझते हैं। अब आप समझिए आगे कि जो श्रीलंका है उसकी राजधानी क्या है, वह है कोलंबो। क्या है दोस्तों, कोलंबो। इतना क्लियर है आप लोगों को। इसकी एक और राजधानी है जो आपको कहीं दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए कि जयवर्धनपुरम कोट्टे। क्या है दोस्तों, जयवर्धनपुरम कोट्टे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब श्रीलंका की जो जातीय बनावट है उसको हम समझते हैं। तो जो वहाँ पर सर्वाधिक जो लोग हैं, देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर श्रीलंका आज़ाद कब हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश भारत आज़ाद होता है 1947 को। कब आज़ाद होता है, 1947 को। उसी के एक वर्ष बाद कौन आज़ाद होता है, आपका श्रीलंका। कौन आज़ाद होता है दोस्तों, श्रीलंका आज़ाद होता है 1948 में। ठीक है। अब यहाँ पर जब आज़ाद होता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक जो लोग थे वह थे आपके सिंहली। ठीक है, सिंहली। अब आप देखोगे बहुसंख्यक और कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुसंख्यकवाद। ठीक है, जब भी वाद अगर आ जाए तो उस पर विचार विमर्श करने जैसी चीज़ें होती है। इतना क्लियर है। अब श्रीलंका की जो राजधानी मैंने आपको बताया कि कोलंबो, और इसकी जातीय बनावट में आप देखोगे कि 74% जो है भैया वो कौन लोग हैं, सिंहली है। ठीक है, 18% जो लोग हैं वहाँ पर तमिल है। कौन है, तमिल। ठीक है, और 7% जो है अन्य है। अन्य में कौन आ जाएंगे आपके, अन्य में आ जाएंगे आपके मुस्लिम और ईसाई। ठीक है दोस्तों, ये अन्य में आ जाएंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पर जो आपने देखा है कि 18% तमिल है, अब उसमें भैया दो तरह के तमिल है। कितने तरह के तमिल है, दो तरह के। पहले जो तमिल है वह है 13% श्रीलंकाई मूल के। किस मूल के, श्रीलंकाई मूल के। और 5% जो है वह है भारतीय मूल के। किस मूल के, भारतीय मूल के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका बेल्जियम है वो 4 देशों से सीमा बनाता है। कितने देशों से सीमा बनाता है, 4 देशों से सीमा बनाता है। तो क्या आपका श्रीलंका भी किसी देश से सीमा बनाता है क्या, बिल्कुल नहीं। यह एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश क्या होता है दोस्तों, कि जो चारों ओर पानी से घिरा हो। ठीक है, तो इसके सबसे नज़दीकी जो देश है वो है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, और हमारे भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपका ये देश स्थित है। ठीक है, अब आगे समझिए आप कि आखिर होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझ लेंगे कि श्रीलंका को, कि श्रीलंका में आखिर हुआ क्या क्या था। फिर हम समझेंगे बेल्जियम को कि इसी श्रीलंका से सीख कर क्या फ़ायदा पहुंचा बेल्जियम को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि जो श्रीलंका है, अब जैसे कि मैं आपको अभी ये बताना भूल गया, लेकिन अब बता देता हूँ कि जो बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो हमारा जो राज्य है हरियाणा, उसकी आधी जनसंख्या है। ठीक है, और जो श्रीलंका की जो जनसंख्या है वो लगभग 2 करोड़ है। कितनी है, 2 करोड़ है। ठीक है, किसके बराबर है, तो दोस्तों यह है हरियाणा के बराबर। किसके बराबर, हरियाणा के बराबर। क्लियर है। अब समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यह देश है आज़ाद होता है 1948 में। ठीक है, 1948 में आज़ाद होता है। अब दोस्तों आज़ाद होने के बाद में इन्होंने संविधान बनाया 1956 में, जिसमें इन्होंने जो सिंहली थी, किसको, सिंहली थी, उसको दोस्तों राजभाषा घोषित कर दिया। क्या कर दिया, राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा इन्होंने घोषित कर दिया। अब दोस्तों राजभाषा घोषित करने से क्या हुआ कि जो भी सिंहली लोग थे विश्वविद्यालयों में, कहाँ पर, विश्वविद्यालयों में, ठीक है, आपके स्कूलों में, आपके सरकारी नौकरियों में, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों को आगे किया जाने लगा भाषा आधारित लोगों को, वो थे सिंहली। किनको मौका ज़्यादा मिला, सिंहली। और कौन लोग दब गए, तो दोस्तों जो तमिल लोग थे
कौन? तमिल लोग यहाँ पर दब गए। क्यों? क्योंकि आप अभी इतना समझते हो, आप जिस भी गांव में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो या जहाँ कहीं भी रहते हो, आपको इतना पता है कि जो आपके यहाँ पर जो समुदाय है यानी कि समाज है, मान लो कि ए समुदाय है, बी समुदाय है और सी समुदाय है। कितने समुदाय है? ए समुदाय है, बी समुदाय है और सी समुदाय है। जो आपका ए समुदाय है वो सर्वाधिक है दोस्तों, लगभग आपका 70% वो है। 20% आपका बी समुदाय है और 10% आपका अदर जो भी सभी छोटी मोटी समाज मिलाकर बन जाता है। अब यहाँ पर होता ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा, या फिर आप जैसे गांव में अगर रहते हो तो सरपंच, ठीक है, या फिर अदर कोई सी भी आप कहाँ पर भी रहते हो तो वहाँ पर सबसे आगे किसको जो मौका मिलेगा वह मिलेगा आपके ए समुदाय को। ठीक है दोस्तों, ए समुदाय। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर सभी मिल बांट कर करेगा यानी कि सत्ता की साझेदारी होगी तो वह देश सही से चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 1956 में चलता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोनों समुदायों के बीच तकरार पैदा हो जाती है और आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे क्या है, यह लड़ाई एक गृह युद्ध में तब्दील हो जाती है। किस में तब्दील हो जाती है? एक गृह युद्ध में तब्दील हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो गृह युद्ध चला श्रीलंका में, यह लगभग अब ये चालू हुआ जिसके बाद में ख़त्म होता है 2009 में। कब ख़त्म होता है दोस्तों? 2009 में यह ख़त्म होता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया दोस्तों श्रीलंका के बारे में कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा विवाद है इस राजभाषा के कारण हुआ, सिंहली को हुआ। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आप भारत में हो, ठीक है, आप मध्य प्रदेश में रहते हो, अगर आपको भैया जाना है मलयालम जहाँ पर बोली जाती है वहाँ पर अगर जाओगे तो आप वहाँ पर जाओगे तो उनकी भाषा में आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। ठीक है, अब मैं कुछ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पर अपनी भाषा वाला क्षेत्र यानी जो जैसे आपकी जो लोकल भाषा है या फिर हिंदी वाला, अगर वहीं वाला जो लोग हैं अगर वो हिंदी में आपसे भाषा कर रहे तो कंफर्टेबल आप महसूस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा तवज्जो जो दिया गया वह दिया गया था सिंहली भाषा को तवज्जो दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए बेल्जियम के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दो देशों के बारे में बताया कि बेल्जियम और श्रीलंका। जैसे कि मेरे पास ये पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, यह है आपका बेल्जियम। कौन है दोस्तों? यह है आपका बेल्जियम। अब इस बेल्जियम में आप देखोगे तो दोस्तों ये अलग अलग समुदायों में बढ़ चुका है। ठीक है, अलग अलग समुदायों में बढ़ चुका है। जैसे कि फ्लेमिश इलाका है और ये वेलोनिया इलाका है। यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं और यहाँ पर डच बोलते हैं। इतना क्लियर है। और वहीं दूसरी ओर जब हम देखेंगे तो यह जो है देश श्रीलंका है दोस्तों। कौन सा देश है? श्रीलंका है। ठीक है, अब श्रीलंका मैंने जैसे कि आपको बताया कि 74% जो है सिंहली है। ठीक है, और आपके कितने 18% जो है तमिल बोलते, तो उसमें से हाफ यानी कि लगभग 13% जो है श्रीलंका तमिल है और जो 5% है वो भारतीय मूल के है। तो आप थोड़ा मैप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें इसमें से आपको बता देता हूँ। ठीक है, बोर्ड पर लिखने की बजाय मैं थोड़ी चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ कि 1956 में एक कानून बनाया गया है जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। किसको? बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया और उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबियों सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरी और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों को अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले। जैसे मैंने आपको बताया कि संबंध जब बिगड़े तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। इतना क्लियर है दोस्तों। आगे 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बने। कौन सा? इलम। कौन सा दोस्तों? इलम। ठीक है, इलम।
कहाँ पर? जो आपका श्रीलंका है दोस्तों, इसमें उत्तर पूर्वी, यहाँ उत्तर और पूर्वी में, ठीक, उत्तर और पूर्वी में। अब श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास में बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिणित यानी कि तब्दील हो गया। अब गृह युद्ध होता क्या है? जिस देश में, किसी मुल्क में या किसी देश में सरकार विरोध समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, किसी भी देश में सरकार के विरुद्ध अगर कोई सी लड़ाई ऐसा रूप ले ले जो युद्ध की तरह लगे तो उसे क्या कहा जाता है? गृह युद्ध। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गृह युद्ध समाप्त होता है श्रीलंका में, वो कब होता है दोस्तों? 2009 में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब आगे समझिए कि बेल्जियम ने इससे क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, बेल्जियम की क्या समझदारी रही। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कि जो श्रीलंका में जो उपद्रव मचा, गृह युद्ध हुआ, उससे जो बेल्जियम है उसने शिक्षा ले ली। ठीक है, उसने क्या समझदारी ली? अब बेल्जियम ने भैया 1970 से लेकर 1993 तक 4 संविधान में संशोधन करे। कितने संशोधन करे? 4 संविधान में संशोधन करे। पहला संशोधन करा कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अगर जब संसद में ही संख्या समान रहेगी तो जब भी कोई बिल पास होगा तो वहां पर समस्या आएगी नहीं, जब 50-50 रेशो रहेगा तो। ठीक है दोस्तों। सेकंड, इन्होंने संशोधन करा कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। जैसे मैंने अभी आपको मैप दिखाया था और उस मैप में मैंने आपको बताया कि एक तरफ डच है और एक तरफ फ्रेंच है। जैसे कि यह देखिए, एक तरफ डच है और एक तरफ फ्रेंच है, दिख रहा आपको? डच और एक तरफ फ्रेंच। अब इन 2 अलग अलग इलाकों में इन्होंने शक्तियां बांट दी। ठीक है। तीसरा, इन्होंने संविधान में संशोधन करा कि डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का इनको अधिकार था। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। फिर था चौथा संविधान संशोधन कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसके दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स में सरकार अलग है लेकिन प्रतिनिधित्व दोनों समुदायों का है। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या समझे यहाँ पर कि जो हमारे देश है जर्मनी, आपका बेल्जियम, माफ़ी चाहूँगा, बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, ये 2 देशों में है। एक देश जो समय रहते भी नहीं, अब श्रीलंका के पास समय था, चाहता तो सभी को सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता को आपस में बांट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। ठीक है ना, उसने अपने बहुसंख्यकवाद, मैंने क्या कहा, जब भी बहुसंख्यक के पीछे वाद जुड़ जाए तो विचार विमर्श वाली चीज़ें वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, विवादास्पद चीज़ें आ जाती है। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका में तो बात बिगड़ गई। 2009 में गृह युद्ध होता है। ठीक है, और गृह युद्ध कैसा युद्ध है दोस्तों, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ जाती है। ठीक है, वहाँ की जीडीपी बहुत बिगड़ जाती है। अब उसी से अकल किसने ली दोस्तों? बेल्जियम ने। अब इसने समझदारी रखी और इसने संविधान में 4 संशोधन कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक समझ लिया है। अब कुछ एक ऐसा टॉपिक है कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों, तो मैं आपको अलग से कल वीडियो डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।